नमस्कार बच्चों। आज की कक्षा में आपके अध्ययन का विषय आपकी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3 के पाठ 4 हम दीवानों की हस्ती के अभ्यास कार्य को करेंगे। तो बच्चों, पिछली कक्षा में हमने इस दीवानों की हस्ती कविता की व्याख्या पढ़ी, कविता पाठ किया और समझा कि इस कविता में कवि ने क्या कहा है। इस कविता में संक्षेप में आपको दोबारा बता दूं कि इस कविता में कवि ने कहा है कि ज़िंदगी जो है बेफिक्र होकर जीने का ही नाम है। अगर हम बिना चिंता बिना फिक्र ज़िंदगी जिएंगे तो हमें जीवन में आनंद ही आनंद मिलेगा। तो इसमें कविता में कवि ने कुछ दीवाने हैं, जो दीवाने मतलब मौज मस्ती में रहने वाले हैं, उनके विषय में बताया है कि वो किस तरह आनंद का जीवन व्यतीत करते हैं। लेकिन कई जगह पर क्या होता है कि हम जिम्मेदारी अगर ना लें तो वो भी हमारे लिए उचित नहीं होता। तो दोनों तरह से ही जीवन ठीक है। तो आइए बच्चों, अब पढ़ते हैं इसके अभ्यास कार्य को। कवि ने अपने आने को उल्लास और जाने को आंसू बनकर जाने को क्यों कहा है। अब जैसे इसमें पहला पैराग्राफ में दिया है कि आए बनकर उल्लास अभी आंसू बनकर, तो इसमें ये कह रहा है कि कवि अपने आने को उल्लास अर्थात खुशी क्यों कहता है और जाने को आंसू बहाना मतलब रोना क्यों कहता है। वो अपने को उल्लास इसलिए कहता है क्योंकि जब कवि वहाँ आता है तो उसके आने से चारों ओर प्रसन्नता का वातावरण हो जाता है, खुशियाँ फैल जाती हैं। और जाने को आंसू बनकर बह जाना इसलिए कहा है उसने क्योंकि जब आपने देखा है कोई किसी जगह को छोड़कर जाता है तो उसे दुख होता है, और जब दुखी होता है तो दुख में आँख से आंसू बहकर निकल जाते हैं। इसीलिए विदाई के समय उसकी आंखों से आंसू बह जाते हैं। तो हम कह सकते हैं कवि ने अपने आने को उल्लास इसलिए कहा कि उसके आने से चारों तरफ खुशियों का माहौल हो जाता है, प्रसन्नता फैल जाती है। और आंसू बनकर बह जाना इसलिए कहा जब वो वहाँ से जाता है तो उसके जाने से दुख होता है। भिकमंगों की दुनिया में बेरोक प्यार लुटाने वाला कवि ऐसा क्यों कहता है कि वह अपने हृदय पर असफलता का निशान भार की तरह लेकर जा रहा है। क्या वह निराश है या प्रसन्न है। तो कवि ऐसा क्यों कहता है। इसके अंदर जो कवि ने कहा है कि वह यहाँ से जा रहा है, बेरोक टोक उसने प्यार लुटाया, लेकिन वो इस प्यार को जो है अपने देने के बाद भी अपने हृदय पर असफलता की निशानी ले जा। ऐसा इसलिए कहता है कि यहाँ भिकमंगों की दुनिया का आशय कवि से दुनिया से है। वो कहता है कि ये दुनिया केवल लेना जानती है, देना नहीं। कवि ने भी इस दुनिया को प्यार दिया पर उसके बदले में वह उसे प्यार नहीं मिला, अर्थात कवि ने जो दुनिया को दिया उसके अनुसार उसे वो चीज़ दुनिया ने नहीं दी जिसकी वह आशा करता था। तो कवि क्या है यहाँ पर निराश है। वह समझता है कि प्यार और खुशियाँ लोगों के जीवन में भरने में असफल रहा, अर्थात वो जो देना चाहता था दुनिया को उसमें वो असफल रहा। कविता में ऐसी कौन सी बात है जो सबसे अच्छी आपको लगी। कविता में जो है हमें सबसे अच्छी बात ये लगी कि जो कवि का जीवन के प्रति दृष्टिकोण था वो आशावादी था, अर्थात कवि इतनी निराशा लेने के बाद भी क्या करता है कि अपने पीछे रहने वालों को खुशी से जीवन बिताने की आशीर्वाद देकर जाता है। तो जो हमें कवि की इसमें सबसे अच्छी बात लगी वो उसका जीवन के प्रति आशावादी दृष्टिकोण लगा। वो कहता है क्योंकि सुख दुख जो हैं हमारे जीवन के समान पहलू हैं और इन्हें हमें एक रूप में ही बिताना चाहिए। चाहे सुख आए चाहे दुख आए और हम उसको उसी रूप में सहन करें, एक ही भाव में सहन करें, तो क्या होगा कि हमारा जीवन सफल हो जाएगा। मान लीजिए सुख में हम अधिक सुखी हो जाएं और दुख में हम रोने लगें तो हमें क्या परेशानियाँ आएंगी। तो बच्चों, इस कविता में हमें सबसे अच्छी बात मैंने बताया जीवन आशावादी जीवन लगा, और आज की दुनिया में सफल वही है जो सुख और दुख समान रूप से सहन करे। जीवन में मस्ती होनी चाहिए, लेकिन मस्ती कब हानिकारक हो सकती है, सहपाठियों के बीच चर्चा करें। ये वैसे आपके चर्चा का विषय है, लेकिन फिर भी मैं बता दूं मस्ती हानिकारक कब हो जाती है, जब हम कुछ सीमाओं का उल्लंघन करते हैं, अर्थात वह समय और मौके की गंभीरता को हम नहीं देखते, हम बिना गंभीरता के मौज मस्ती करते हैं, तो वो हमारे लिए हानिकारक हो जाती है। इसलिए हमें मौज मस्ती करते समय गंभीरता का ध्यान भी रखना चाहिए।
अब आते हैं इसमें हम अनुमान और कल्पना में। एक पंक्ति में कवि यह कहकर अपने अस्तित्व को नकारता है कि दीवानों की क्या हस्ती है और आज यहाँ कल वहाँ चले। तो एक जो लाइन उसमें दिया ना, दीवानों की हस्ती की हमारी क्या हैसियत है, तो वहाँ पर वो अपने अस्तित्व को नकारता है। नकारता का मतलब मानता नहीं है। दूसरी पंक्ति में कहकर अपने अस्तित्व को मह दिया कि मस्ती का आलम है चला हम धूल उड़ाते जहाँ चले। और एक तरफ तो वो कहता है कि हमारी हस्ती क्या है, हमारा अस्तित्व क्या है, लेकिन दूसरे में वो अपने अस्तित्व को मह देता है। क्या महत्व देता है कि हम जहाँ जाते हैं वहीं पर खुशियाँ फैला देते हैं। यह फाका मस्ती का उदाहरण है। फाका मस्ती का मतलब क्या है, इसको हम फाका मस्ती कहते हैं कि दुख अभाव होने पर भी मस्त रहना चाहिए। तो यही कह रहा है कि खुश रहना ही है। कविता में इस प्रकार की पंक्तियां हैं, उन्हें ध्यानपूर्वक पढ़िए और अनुमान लगाइए कि कविता परस्पर विरोधी बातें क्यों कही हैं। तो इसी तरह विरोधाभास वाली कुछ पंक्तियां और हैं जिनको आप पढ़ेंगे और अनुमान लगाएंगे कि कवि ने ऐसा क्यों कहा है। अब आते हैं हम भाषा की बात। संतुष्टि के लिए कवि ने छक्कर, जी भरकर, खुलकर जैसे शब्दों का प्रयोग किया है। इसी भाव को व्यक्त करने वाले कुछ शब्द और लिखने हैं, आपने सोच कर लिखने हैं, जैसे हंसकर, गाकर, पीकर, खेलकर, सोकर, कई और शब्द, मतलब जिनके बाद में आप कर लगाएं, आप वो शब्द और भी लिख सकते हैं। कविता के अंदर से भी लिख सकते हैं, अपनी तरफ से भी बना सकते हैं। जैसे आपने है देखकर, रोकर, मतलब जो भी आपके दिमाग में आए, जो क्रिया के शब्द में, जैसे जी भरकर मतलब पूरा प्रसन्न होगा, मतलब ज़िंदगी उसने मतलब खुलकर, कि उसने कोई अभाव पर वो नहीं देखा कि भाई मैं कोई रास्ते में रुकावट हो, अर्थात उसने अपने जीवन को खुलकर जिया। तो इसी तरह के वाक्य आप शब्द जो हैं आपने और लिखने हैं। तो बच्चों आज हमने ये इसका अभ्यास कार्य किया और अब आप इस अभ्यास कार्य का दोबारा पुनरावृत्ति करेंगे। और जो हमने इसमें 3 शब्द भी दिए हुए हैं, हस्ती अस्तित्व होता है, आलम दुनिया या माहौल होता है, स्वच्छंद अपनी इच्छा अनुसार चलने वाला। तो कुछ और कठिन शब्द भी हैं, उनको भी हम लिख सकते हैं, उनके अर्थ इसमें लिख सकते हैं। पिछले अध्याय में मैंने आपको उनके अर्थ भी समझाए थे। तो बच्चों आज का अभ्यास अब हमारा समाप्त होता है और आप इसकी पुनरावृत्ति करेंगे। तो बच्चों आज का हमारा अध्ययन यहीं समाप्त होता है। अगली कक्षा में पुनः मिलेंगे। जब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद बच्चों।